नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों आज ये होने वाला है और आज ये काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्री परिषद एक ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे संघीय मंत्री परिषद के बारे में। और अब तक दोस्तों जितने भी पॉलिटी के लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है और सभी जितने भी लेक्चर हैं क्रम वाइज आप वहां पर उस प्लेलिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो उनको भी आप जरूर देखते जाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले दोस्तों बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति संबंधी जो आर्टिकल्स हैं संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर 63 से लेकर 69 तक ये आर्टिकल्स जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 63 है, अनुच्छेद 63, ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखो, आप जानते हैं कि संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में होता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा में होता है सभापति। लेकिन राज्यसभा में जो ये सभापति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जबकि लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। और लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं अगर हम राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा के सदस्यों में से उपसभापति बनाया जाता है, लेकिन सभापति नहीं बनाया जाता है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 64 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए उसको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, ये पद लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये पद लिया गया है अमेरिका से। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति कई बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। कब, अगर आकस्मिक रिक्तियों के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, तो वो करता है उपराष्ट्रपति। अब मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको पिछले लेक्चर में डिटेल्स में बता दिया है, राष्ट्रपति का पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करा रखी है। तो अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। और इस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान शक्ति, वेतन, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। तो उपराष्ट्रपति को अभी क्या होगा, अगर वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो राष्ट्रपति के समान शक्ति, राष्ट्रपति के समान वेतन और साथ ही साथ जो अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार जो प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को, वो सारे अधिकार उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त होंगे अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जब राष्ट्रपति का पद किसी आकस्मिक कारण से रिक्त हो या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। लेकिन कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, तो अधिकतम 6 मंथ। अब इसका भी कारण है, अधिकतम 6 मंथ ही क्यों, तो इसका कारण आपने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, तब आप अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से समझ दिया होगा तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति का पद होता है, अगर वो रिक्त हो गया है तो 6 मंथ के अंतर्गत
राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होता है और 6 मंथ के अंतर्गत एक नया राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो अधिकतम 6 मंथ की क्या होती है, एक लिमिट, टाइम लिमिट होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो उस 6 मंथ तक, अधिकतम 6 मंथ तक ही उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है और उसके बाद क्या आ जाए, कोई राष्ट्रपति वहां पे नियुक्त किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन केवल 6 मंथ तक ही कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 65। अब अनुच्छेद 66 क्या कहता है, महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 66 में। तो सबसे पहले निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, देखो यहाँ पे सभी सदस्य हैं, और राज्यसभा के भी सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या था, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल थे वो थे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के, और वो भी सभी सदस्य, यहाँ पे राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेंगे। लेकिन सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और निर्वाचन रीति कैसी है उपराष्ट्रपति की, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में राष्ट्रपति के मतदान में समझा चुका हूँ। वो जो रीति होती है राष्ट्रपति के चुनाव की, तो वही यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान। तो ये तो इस प्रकार से क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन मंडल में राज्यों के विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन करने की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्र और राज्य में राष्ट्रपति शासन रखता है, तो सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि राज्यों का सीधा संबंध है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति देश का मुखिया भी है, तो इस कारण राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो उपराष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। जो योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है वो उस व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी जाके वो उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है और किसी भी लाभ पद पर ना हो। तो ये तो यहाँ पे क्या है, योग्यता है उपराष्ट्रपति के बनने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद रिक्तता। तो कार्यकाल कितने समय तक का होता है उपराष्ट्रपति का, तो ये होता है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का, लेकिन उससे पहले भी पद रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जैसे ही अगर 5 वर्ष से पहले पद त्याग कर रहा है उपराष्ट्रपति, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, यानी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र वो दे सकता है, और किसको त्यागपत्र देगा, तो वो देगा राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। अब 5 वर्ष से पहले कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी पद रिक्त हो सकता है उपराष्ट्रपति का। किन किन कारणों से, तो देखो 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने पर पद रिक्त हो सकता है। एक तो यह है जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दूसरा है उससे पहले त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु होने पर या अवैध घोषित होने पर। तो ये कारण है जिससे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। अब पद से बर्खास्त जो करने पर, ये बर्खास्त या पद से हटाना, ठीक है, इसको समझिए आप। पद से हटाना, तो किस प्रकार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में।
राज्यसभा में प्रस्ताव, ये लोकसभा में नहीं लाया जाता है। देखो समझो, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाता है। ऑप्शन होगा राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन होगा लोकसभा, तीसरा ऑप्शन होगा लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि तीन ही ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखो राज्यसभा में प्रस्ताव केवल अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति है। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन ये है कि 14 दिन पूर्व, जैसे राष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किसको, उपराष्ट्रपति को, ताकि वो अपने बचाव के लिए कुल मिला के जो जिस कारण से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, वो उसमें अपना पक्ष रख सके, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व, देखो पद से हटाने की प्रक्रिया आप समझो, 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, और राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो 1/2 यानी पूर्ण बहुमत, अर्थात 1/2 बहुमत से पारित। कितने बहुमत से पारित, 1/2 बहुमत से पारित। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, तो 1/2 यानी पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए राज्यसभा में, और उसके बाद ये पहुंचेगा लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, बल्कि लोकसभा की यहाँ पे सहमति, तो लोकसभा की यहाँ पे सहमति आवश्यक है। और जैसे ही लोकसभा की सहमति भी हो जाएगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से बर्खास्त किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है। और उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने भी समय निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे संविधान में राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट नहीं है, राष्ट्रपति भी कितनी बार बना जा सकता है, और उपराष्ट्रपति भी कितनी बार कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। पद रिक्तता मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति का था पद रिक्तता, तो राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे संविधान में ये उल्लेख नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में कि उसका एक निश्चित समय दिया जाए कि इस समय के अंतर्गत चुनाव कराना है। ये संविधान में इतना लिखा है आर्टिकल 68 में, ये ना आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति पूर्ति अथवा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय व चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। तो जो चुनाव का समय होता है कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कि पद रिक्त होने पर अथवा कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व यथाशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह का उसमें टाइम लिमिट है, 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। जबकि उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है कि यथाशीघ्र चुनाव कराने चाहिए आर्टिकल 68 के अनुसार। कोई निश्चित समय यहाँ पे, निश्चित टाइम बाउंड यहाँ पे नहीं दिया गया है। और फिर जो चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल वो तो 5 वर्ष का ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 67 और आर्टिकल 68 आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 69 में यहाँ पे देखने को मिलता है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो शपथ किसके द्वारा दी जाती है उपराष्ट्रपति को, ये दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन देता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। आर्टिकल 70 क्या कहता है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अगर कोई अचानक से या आकस्मिकताएं आ चुकी हैं तो फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 71 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद या मामले। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद या मामले अगर सामने आते हैं तो कहां पर जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और वहां पर उस मामले की सुनवाई की जाएगी। तो उपराष्ट्रपति संबंधी जितने भी आर्टिकल्स थे, मेन 69 तक थे जो मुख्य थे, उसके बाद 70 और 71 भी ये उपराष्ट्रपति के संबंध में है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पहले आर्टिकल समझो आप, ठीक है। 71 तक मैंने आपको करा दिया है। 72 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, राष्ट्रपति की क्षमादान
शक्ति, इसका उल्लेख है 72 में। और 73 में क्या है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। ठीक है, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं, 72 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया है। 73 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 73 में क्या है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। तो ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको सभी चीजें डिटेल्स में यहाँ पे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका नहीं छूटे। अब हम बात करते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो पहले हम संघीय मंत्रिपरिषद की जो ये संरचना है इसको समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद क्या होता है इसको समझो। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद मिलकर बना होता है मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री से। तो मंत्रिपरिषद इन तीनों से मिलकर बना होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर आपको समझना होगा। यहाँ पे मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है, और उस मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल आता है, राज्य मंत्री आता है, उप मंत्री आता है। और मंत्रिमंडल जो कि मिलकर बनता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल के बारे में समझते हैं। अब देखो, जो मंत्रिमंडल है ये मिलकर बना है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से। मंत्रिमंडल का मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री। और जो ये कैबिनेट मंत्री है ये क्या होते हैं? तो ये अपने विभाग या मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय, वर्तमान में अगर हम बात करें तो अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय क्या है? मुखिया है। उसी प्रकार वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भी जो अन्य क्या है, शिक्षा मंत्रालय, तो ये सभी क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, और ये मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। अब देखो, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो फिर कैबिनेट मंत्री का एक सहायक होता है जो कि कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है, और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता है, उसे कहा जाता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, लेकिन ये मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है, बल्कि राज्य मंत्री का कार्य क्या है? ये कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। हर विभाग का ये क्या होगा? फिर राज्य मंत्री होगा। ठीक है, वित्त राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, आपने सुना होगा इस प्रकार से। तो हर कैबिनेट मंत्री का एक सहायक होता है जो कि कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करेगा, और उसे कहा जाएगा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी कई बार आपने सुना होगा कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कई बार क्या करता है, अगर कोई कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो तो उस विभाग का राज्य मंत्री का वो कार्यभार संभालता है, तो तब इसे क्या कहा जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। यानी अभी ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है उस विभाग का, तो इसलिए इसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाएगा। उसकी बात है उप मंत्री। तो उप मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री या जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है उसके अधीन होता है। तो राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री के अधीन है, और उप मंत्री भी कैबिनेट मंत्री के ही अधीन है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल में शामिल है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, जबकि राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों कैबिनेट मंत्री के अधीन आते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं। समझ गए आप यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार ये बनता है। अब देखो, जो मंत्रिपरिषद इसका उल्लेख मूल रूप से संविधान में है। मूल संविधान में उल्लेख मिलता है मंत्रिपरिषद का। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 74 एंड 75 में इसका उल्लेख मिलता है मंत्रिपरिषद का। इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है 74 और 75 में। यानी ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। जबकि जो मंत्रिमंडल है इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख इसका नहीं है। तो अब इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसको जोड़ा गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वें संशोधन के माध्यम से और कब जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है 1978 में।
44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में इसे जोड़ा गया है और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 352 में 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख मिलता है। और अगर आपातकाल लागू करना होता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा में कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। तो आर्टिकल 352 में कैबिनेट मंत्री का उल्लेख मिलता है। ये मूल रूप से संविधान में नहीं है मंत्रिमंडल, लेकिन मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल रूप से संविधान में मिलता है, संविधान के 74 और 75 अनुच्छेद में। तो उम्मीद करता है कि संघीय मंत्रिपरिषद का जो ढांचा होता है ये आप समझ होंगे। मंत्रिपरिषद में आते हैं मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में शामिल है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के ही अधीन राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं और प्रत्येक विभाग का क्या होगा, राज्य मंत्री भी होगा, उप मंत्री भी होगा। प्रत्येक विभाग का मंत्रालय का एक कैबिनेट मंत्री तो होता ही होता है, जो कि उस विभाग का मुखिया होता है और उसका सहायक, उसके जो कार्य में सहायता करते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो यह यहाँ पे संघीय मंत्रिपरिषद की संरचना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर कहता है अनुच्छेद 75 का क्लोज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है जो मनोनीत होते हैं उनके अलावा, ठीक है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और जो बहुमत दल होगा, जिस दल के पास बहुमत होगा, तो उसका एक नेता जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति करेगा। अब वो जो नेता होगा वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप ये मत समझो कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही हो सकता है। प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लोकसभा सदस्य होगा, राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है, या अगर इन दोनों में से लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है तो फिर भी कोई व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप में से भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको 6 माह की समयावधि में 6 माह का समय आपको दिया जाएगा। उसके अंतर्गत आपको फिर इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तो 6 माह तक आप बिना सदस्य रहे भी प्रधानमंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन उस 6 माह के अंतर्गत अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर्गत उसे लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अब बात आती है कि अगर लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य क्या ये दोनों बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लोकसभा के सदस्य, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो लोकसभा में निर्वाचित हुए और वो जो जिस पार्टी का बहुमत था उसके नेता थे। तो इस प्रकार से वो लोकसभा सदस्य से क्या बने, प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो राज्यसभा के सदस्य थे और वहां से वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो अब आप समझ में आ गए होंगे, कोई व्यक्ति चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीएम मोदी लोकसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य कौन थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे और ये प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं और ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए क्योंकि ये बहुमत दल के क्या थे, नेता थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन सकता है और जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंतर्गत 6 माह के समय में उसको इन दोनों सदनों का सदस्य बनना आवश्यक है। और यही कंडीशन मंत्रिपरिषद के भी लागू होती है।
मंत्रिपरिषद में मंत्री कोई बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, या ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है कि जो इन दोनों का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, इसका एग्जाम्पल भी 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, कुल मिला के मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और एक मैं आपको वर्तमान का एग्जाम्पल देता हूं, एस जयशंकर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय सौंपा था, वित्त मंत्री उन्हें बनाया गया था। लेकिन उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या नहीं थे, ना तो वो लोकसभा के सदस्य थे, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन अगर इन्हें वित्त मंत्री पर बने रहना है तो इन्हें किसी एक सदन का सदस्य बनना चाहिए 6 माह के अंतर्गत। 6 माह तक तो कोई परेशान नहीं है, 6 माह तक तो बने रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उन्हें किसी एक सदन का सदस्य बनना है। तो इसके लिए ये रहे थे वित्त मंत्री 1991 से लेकर 96 तक। तो 91 में इन्होंने असम से पहली बार ये राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 1991 में फिर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए, वो राज्यसभा में आए और तब जाके उन्होंने अपना वित्त मंत्री का कार्यकाल पूरा किया। वही बात करें एस जयशंकर, वर्तमान के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और ये भी जब विदेश मंत्री नियुक्त किए गए तो उस समय ना तो ये लोकसभा के सदस्य थे और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य थे। और फिर उन्होंने जब ये विदेश मंत्री नियुक्त किए गए तो 6 मंथ के अंतर्गत इन्हें क्या होना चाहिए, 6 माह के अंतर्गत इन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। तो फिर इन्होंने गुजरात से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर ये राज्यसभा में आए और फिर ये अपना विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री का वो कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंतर्गत राज्यसभा या लोकसभा इनमें से किसी एक सदन का सदस्य बनना चाहिए। और अगर वो पहले से ही एक सदन का सदस्य है तो फिर वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो आर्टिकल 75 आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 का क्लोज 2 क्या कहता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो मंत्री जो मंत्री होते हैं तो वो क्या नहीं होते हैं, उनका कोई एक टाइम नहीं है कि वो कितने समय तक मंत्री बने रहें। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा उसके प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा मंत्रियों के बारे में, तो वो देगा प्रधानमंत्री। तो अभी आप ये समझे कि ये मत समझना कि ये पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर राष्ट्रपति अगर किसी को चाहिए तो किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, और अगर चाहे तो उसे पद में नियुक्त कर सकता है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। महत्वपूर्ण है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। और वैसे जो मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जब तक क्या है विश्वास या बहुमत प्राप्त होता है किसी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के पास, तो उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। लेकिन कई कारण से उसे कोई भी मंत्री है उसे पद से मुक्त किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है, पद से मुक्त कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मंत्री का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक प्रसाद के रूप में राष्ट्रपति ने दिया है कि हाँ लो तुम्हें ये हम क्या है अभी हम मंत्री बना रहे हैं, लेकिन फिर वो राष्ट्रपति चाहता है तो उसे
हटा भी सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? अपने आप नहीं हटा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह। अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 होगा। 75 का क्लोज 4 है, प्रधानमंत्री और प्रत्येक मंत्रियों को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और प्रत्येक मंत्रियों को, तो वो देता है राष्ट्रपति। और 75 का क्लोज 5 कहता है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी अगर वो 6 माह के अंतर्गत 6 माह में क्या है, सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह तक तो बिना सदस्य रहे मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह से अधिक वो बिना सदस्य, चाहे लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बने, तो बिना किसी एक सदन के सदस्य बने वो मंत्री नहीं रह सकता है 6 माह से अधिक। वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और एस जयशंकर जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल्स थे 74 और 75। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, और इसमें उल्लेख मिलता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी तो क्या होता है? भारत का महान्यायवादी, इसको समझो। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसकी होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका जो कार्यकाल होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो महान्यायवादी पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे पद से हटा सकता है, लेकिन फिर किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करता है। और महान्यायवादी होता क्या है? वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, क्योंकि सरकार में भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो उसको कानून संबंधी सलाह देता रहे। तो सरकार को मुख्य कानूनी सलाह जो देता है वो कौन देता है? महान्यायवादी। तो इसलिए भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी योग्यता क्या होती है? उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी जो योग्यता होती है वही इसकी योग्यता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता होती है। अब प्रश्न बनता है कई बार ऐसा कि ऐसा कौन सा है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी वो दोनों सदनों में बैठ सकता है? तो वो है भारत का महान्यायवादी। लेकिन अब वो सदस्य नहीं है तो इसलिए वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल बैठ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है, आर्टिकल 88 में इसका उल्लेख मिलता है 88 में। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, यानी बैठक में भाग ले सकता है, बैठ सकता है। लेकिन जो संसदीय प्रक्रिया होती है, संसदीय प्रक्रिया में मत या वोट नहीं डाल सकता या नहीं कर सकता। अब वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये क्या है? सदस्य नहीं है, ये नहीं है लोकसभा का सदस्य है, नहीं है राज्यसभा का सदस्य है, बल्कि क्या है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। तो कानूनी सलाह देने के लिए ये दोनों सदनों में बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। और साथ ही साथ दोस्तों जो ये महान्यायवादी होता है भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, क्योंकि भाई भारत सरकार का क्या है? मुख्य कानूनी सलाहकार है। तो ये आ गया आपको समझ में भारत का महान्यायवादी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 77 आता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो भारत सरकार के कार्यवाहियों का जो संचालन होता है वो किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और इसलिए मैंने आपको बताया कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, लेकिन नाम मात्र के लिए, औपचारिक रूप से। वास्तविक रूप से शक्तियां किसमें है? प्रधानमंत्री के पास, लेकिन किसके नाम पर कार्य किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। और 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी देता रहे। मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय ले गए हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के तहत।
तो यहाँ पे आज हमने चर्चा की उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में, जिसमें हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को समझा यहाँ पे, और साथ ही साथ जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का, उसके बारे में हमने चर्चा की। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों ये आज का। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।